अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम इमरान खान के मामले खसूसी, नईम उल हक के शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर और अपोजिशन के सिलेक्टेड वजीर आजम के बयान के बाद हुकूमत और नून लीग के दरमियान मजीद कशीदगी पैदा हो गई है, जिसकी बाज़गश्त आज कौमी असम्बली के इजलास के बाद भी सुनाई दी गई। दोनों जमातें एक दूसरे पर इन इकदाम पर तनकीद कर रही हैं जिनकी माजी में वो खुद मुखालफत करते रहे हैं। 23 जनवरी 2019 को वजीर खजाना असद उमर की मिनी बजट की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद हंगामाराई की। असद उमर की तकरीर से पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मौजूदा वजीर आजम को सिलेक्टेड वजीर आजम करार दिया। इजलास के बाद मामले खसूसी नईम उल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर यही रवैया रहा तो अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर वापस ले लिए जाएंगे। यही बात उन्होंने अपनी ट्वीट्स में भी की, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपना और अपने चमचों का रवैया दुरुस्त ना किया तो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर खत्म कर दिया जाएगा। आज शहबाज शरीफ ने जो ज़ियाउल हक माशाल्लाह की एक नाजायज औलाद हैं, जिस शर्मनाक रवैये का मुजाहरा किया कौमी असम्बली में और वज़ीर आज़म के मुंह पर उन पर फ़िक्रे कसे, मैं उसकी मदम्मत करता हूँ कि क्या शहबाज शरीफ का रवैया जो आज एक मुनाफिकाना रवैया था और वो बैठा रहा भीगी बिल्ली की तरह, जब उसके लोग पीछे से शोर मचा रहे थे हाथ हिला के कहता है कि चुप हो जाओ, कोई चुप नहीं हुआ। मैंने अभी स्पीकर साहब से और वज़ीर आज़म साहब से बात की है, मैं समझता हूँ कि इसके प्रोडक्शन ऑर्डर को वापस ले लेना चाहिए। ये जो मुजरिम है इस पर नैब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, ये जो जेल में है, क्या जवाब है इसका कौमी असम्बली में आने का? ये ना आए तो कौमी असम्बली की कार्रवाई चलेगी। नईम उल हक रवैया तब्दील करने के लिए अपोजिशन लीडर को लास्ट चांस दे रहे हैं और कल भी एक इंटरव्यू में नईम उल हक ने कहा कि शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं की यही राय है। नईम उल हक के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए आज नून लीग के रहनुमाओं ने नईम उल हक को आड़े हाथों लिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली नहीं आएगा तो कायदे ऐवान भी असेंबली नहीं आएगा। एक शख्स हैं नईम उल हक साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकी दी और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करा दूंगा। आज हुकूमत धमकियां दे रही है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली में नहीं आएगा। 23 जनवरी के इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर का सिलेक्टेड वजीर आजम के बयान ने सियासी टेम्परेचर में इजाफा कर दिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम का एहतराम करना होगा क्योंकि इनकी इज्जत मुकद्दम है। अपोजिशन को वजीर आजम का भी एहतराम करना होगा। मैं हैरान हूं जब कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यानी जनरल ज़ियाउल हक की हैचरी से निकले हुए ब्रायलर अगर इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहें तो उस पर हैरत ही होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की इज्जत जो है वो हम पे मुकद्दम है और इंशाअल्लाह ताला हम बहैसियत जमात, हम बहैसियत हुकूमत इस ऐवान को कोई एक इस तरह की मछली मंडी नहीं बनने देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को वजीर आजम की इज्जत तो याद है, लेकिन वजीर आजम के एहतराम को मुकद्दम कहने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में इसके बरक्स काम करती थी। बजट तकरीरों के दौरान नारे लगाना, बजट की कॉपियां फाड़ना और इस जैसे काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को चोर चोर कहती थी। ऐवान पहले कई बार गो नवाज गो के नारों से भी गूंजा रहा, लेकिन तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजीर आजम के ओहदे का ख्याल नहीं आया, मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वजीर आजम की इज्जत सब पर मुकद्दम है। इस बात पर हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से, वजीर इत्तलात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब से। एक अहम इशू पर भी आज बात करेंगे, जो वीजा पॉलिसी अब पाकिस्तान लेकर आ रहा है, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की टूरिज्म के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन इससे पहले जरा सियासत पे बात कर लेते हैं। नईम उल हक के ट्वीट्स पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और नून लीग के रहनुमाओं ने, और बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा है कि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस में नहीं आएगा तो लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आएगा। ये सियासी तौर पे तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि कशीदगी बढ़ती जा रही है दोनों जमातों के दरमियान। लेकिन ये कशीदगी तो पहले दिन से ही है, इलेक्शन से पहले से है, और कशीदगी कोई एक ही इशू के ऊपर है और वो ये है कि आप हमें NRO दें, हमारे लीडर्स जो हैं वो जिन मुकदमात में फंसे हुए हैं उनको आप जो है उनको निकालने की सही दें। अब हमने पहले दिन ही आपने देखा कि जब पार्लियामेंट में ये कहा गया कि कमेटी बननी चाहिए इलेक्शंस के लिए, हमने पहले दिन बना दी। पिछली दफ़ा 4 साल लगे थे ये कमेटी बनते हुए। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया जिसमें पार्टी के अंदर भी बड़ी
ओपिनियन मुख्तलिफ थी। ख़ुद मैं भी समझता था कि उन्हें PSC का सरबराह नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो है फिर भी सलूक यही किया कि हाउस नहीं चलने दिया। कल पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया, हर जगह के ऊपर ये एश्योरेंसेस दी कि जो फाइनेंस बिल है वो फाइनेंस बिल की पर ही बात होगी और इसके अलावा बात नहीं होगी। आप मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर को पहले कहते हैं वहाँ पे आते नहीं, करते नहीं। जिस किस्म की घटिया पान जुमलेबाजी इनके MNAs करते हैं, ऐसे तो बाज़ारों के लोग नहीं करते। बहुत ही अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है और अपोजिशन की जो इस वक्त मेरा ख्याल है ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि वो ऐवान में बैठ सके। फवाद साहब, लेकिन जो नईमुल हक के ट्वीट्स आए हैं और इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं कि बड़ी वो बुरी जबान इस्तेमाल करते थे, ये जबान तो तहरीक इंसाफ भी इस्तेमाल कर चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी। अगर वो नारे लगा रहे हैं गो नियाजी गो, तो आप लोग बार बार नारे लगा चुके हैं गो नवाज गो। आप लोग चोर डाकू कहते रहे उनको पार्लियामेंट में। इससे बढ़कर क्या ऐसी जबान इस्तेमाल की जो नईमुल हक साहब को ये कहना पड़ा, ये धमकी देनी पड़ी है कि आपके जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो रोक देंगे हम? इसके लिए अगर आप किसी उस वक्त पार्लियामेंट में आते और आप सुनते कि वहाँ पर किस किस्म की ज़ुबान होती है, तो फिर आप ये सवाल ना करते। और या फिर जो आपके रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे, आप उनसे पूछिए कि क्या क्या बातें की गई थी। ये तो गालियों तक आ गए थे। और जिस तरीके की ज़ुबान इन्होंने इस्तेमाल की है और जिस किस्म का लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया है और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने इनको इनक्रेज किया, अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ करने पे बहुत ही पीपल्स पार्टी ने आई वुड से कि उन्होंने गंदी ज़ुबानें इस्तेमाल उस तरह से नहीं की है। वो खड़े हुए उन्होंने बात की, लेकिन इन्होंने तो गालियाँ निकाली। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों वॉकआउट कर गए थे ये कह के कि मुझे गाली सुनाई दी है, तहरीक इंसाफ के लोग मुझे गाली दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से गाली दी गई है, लेकिन आप मुझे ये बताएं फैसला क्या हुआ है? क्योंकि ये फैसला तो स्पीकर ने करना है, असेंबली के स्पीकर ने करना है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। नईमुल हक या तहरीक इंसाफ कैसे डिसाइड कर सकती है? नहीं, सही कह रहे, स्पीकर फैसला करेंगे। जाहिर है हमारा फैसला तो नहीं होगा, लेकिन आप दबाव डालेंगे क्योंकि स्पीकर आपकी जमात से हैं, दबाव डालेंगे उन पे कि प्रोडक्शन ऑर्डर को रोक दिया जाए? देखिए, दबाव स्पीकर के ऊपर नहीं डाला जा सकता, लेकिन मेरा ये ख्याल है स्पीकर साहब खुद भी बड़े दिल बर्दाश्त है। मेरी उनसे बात हुई और मैं तीनों ही लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खट्टक और स्पीकर साहब, जो बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग में थे और जिन्होंने ये रिलैक्सेशंस दी, वो तीनों ही बहुत दिल बर्दाश्ता हुए अपोजिशन के रवैये से। और जाहिर है कि उनको खुद भी जो वादे उनके साथ किए गए थे, अगर आपकी ज़ुबान की अहमियत ये हो कि कमरे के अंदर आज आपकी ज़ुबान और है और कमरे से निकलते ही आप बदल जाएं, ऐसे लोगों के साथ क्या आप ये जो आप कह रहे हैं कि अब स्पीकर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भी दिल बर्दाश्ता हुए हैं, तो ये वही अमन के दाई है जिनका जिक्र आप कर रहे थे पिछले दिनों? आप कह रहे थे इनकी वजह से मुझे खामोश रहना पड़ा है, उन्होंने भी अपना शौक पूरा कर लिया है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल कहा था असद साहब ने, खट्टक साहब ने मुझे कहा कि तुम जो है ज़रा अपोजिशन जो है वो कह रही है कि तुम्हारी वजह से माहौल ख़राब होता है, तो तुम जो ना बोलना। तो मैंने कहा जी ठीक है, ना बोल के भी देख लेते हैं। पर मैंने तो खैर पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि इन्होंने बाज नहीं आना, क्योंकि इनकी तरबियत ही नहीं है, इनको सूट ही नहीं करता। और सारी पॉलिटिक्स जब आप सिर्फ अपने मुकदमात के लिए कर रहे हो, सारी पॉलिटिक्स में आपका कोई नज़रिया मकसद ही ना हो सिवाय इसके कि पैसों को हमने कैसे ठिकाने लगाना है, तो वो अपोजिशन और क्या करेगी? मुझे बताइए, इस अपोजिशन के पास क्या प्लान है? असेंबली में क्यों बैठे? आप लोग हुकूमत में है, बर्दाश्त आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। ऑपोजिशन इस किस्म की बातें करेगी, और जब आप ऑपोजिशन में थे कंटेनर पे खड़े होके क्या कुछ नहीं कहा गया? वजीर आजम के बारे में कहा गया, जिस पर आप कह रहे हैं कि वजीर आजम की जो इज्जत है, उनका जो एहतराम है वो मुकद्दम है, तो नवाज शरीफ के बारे में क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान साहब ने और आपकी जमात ने? जलसों में बातें और होती हैं, रैलीज में बातें और होती हैं, पार्लियामेंट में रवैये और होते हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि टू बी फेयर विद, जब इलेक्शन हुआ था 2013 का, तो इमरान खान ने तो सबसे पहले मुबारकबाद दी थी नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने की, और कहा था कि साथ चलते हैं और आप मसाइल हल करिए, सिर्फ 4 हल्के खोल दीजिए। 1 साल कुछ नहीं हुआ था पार्लियामेंट में। 1 साल के बाद जाके जब पता चला कि नवाज शरीफ साहब तो इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है कि एक शख्स की डिक्टेटरशिप कायम हो, फिर तहरीक शुरू हुई। और पैनामा के बाद जो सारा मामला हुआ,
वो तो हमने तो नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात नहीं बनाए, पैनामा का स्कैंडल आया उसके ऊपर मुकदमे बने, इन सब के ऊपर मुकदमे हमने तो नहीं बनाए। चंद माह पहले की बात है, मिफ्ता इस्माइल साहब बजट पेश कर रहे थे, शीरी मजारी साहिबा उनके पास पहुंच गई और वहां पे कह रही है कि बजट नामंजूर। मुराद सईद जो है वो हाथापाई करने पे आ जाते हैं असेंबली में। तो ये माहौल कोई नया नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नईम उल हक साहब ने, आपको नहीं लगता कि बड़ी जज्बाती ट्वीट कर दी और इस तरह की धमकी नहीं देनी चाहिए थी उनको? नईम उल हक साहब वैसे भी जज्बाती आदमी है, जो उनके दिल में आया उन्होंने कहा है। लेकिन जाहिर है कि कानूनी पोजीशन तो ये स्पीकर साहब ने फैसला करना है, कोई हमने तो फैसला नहीं किया। ये नईम उल हक साहब के जो दिल में आया उन्होंने कह दिया, या इमरान खान ने उनको कहा था ये कहने के लिए? क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये जबान इमरान खान साहब उनको कह रहे हैं इस्तेमाल की जाए। आप भी नईम उल हक साहब को अच्छी तरह जानते हैं। नईम उल हक साहब जो है उनके दिल में जो बात आती है वो करते हैं, चाहे किसी को उससे इत्तेफाक हो या ना हो। सही। अब आज आपने जो प्रेस टॉक की जिसमें आपने कहा कि वजीर आजम का जो एहतराम है, उनकी जो इज्जत है वो मुकद्दम है। फवाद साहब, आप जब ये बात कर रहे थे तो थोड़ी ही देर बाद, अगले 2 जुमलों के बाद आपने ये कह दिया कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो डूबती लोमड़ी की तरह है। मतलब एक जगह आप चाहते हैं कि वजीर आजम का एहतराम हो, दूसरी जगह पे आप जो है चीफ मिनिस्टर की को तशबीह दे रहे हैं डूबती हुई लोमड़ी से। मतलब ये कैसे फिर इज्जत देंगे? नहीं तो डूबती लोमड़ी मैंने तो नहीं कहा, ये तो आपने अभी मिलाया। मैंने तो कहा कि जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डूब रहा है तो मुझे ये वाकया याद आ गया कि एक लोमड़ी डूब रही थी तो उसको लगा कि पूरी दुनिया में क़यामत आ गई है। तो मैंने कहा ये मुराद अली शाह साहब और जरदार जो है वो डूब रहे हैं और उनको लग रहा है कि क़यामत आ गई है। ये डूबती लोमड़ी जो है वो तो आपने लोमड़ी की मिसाल आपने जो है मुराद अली शाह साहब पे दी है ना आपने। ये मिसाल मैं भी ये कह रहा हूँ, जो तशबीह आपने दी है, जो मिसाल आपने दी है, ये उन्हीं पर दी है। नहीं, फ़र्क पड़ता है ना बड़ा। नहीं, मेरा बड़ा फ़र्क है ना। आपने कहा डूबती लोमड़ी है, मैंने कहा डूबती लोमड़ी नहीं है। वो मैंने किस्सा सुनाया था कि डूबती लोमड़ी का जो है वो मैंने अलहदा किस्सा सुनाया था। सही। फवाद साहब, अब जरा ये बताइएगा कि ये मामला आगे कैसे चलेंगे? अभी तो सिर्फ 6 माह हुए हैं और इतना कशीदा माहौल हो गया है। आपने वो कह रहे हैं आपने उनकी बातें मान ली, पीएससी के चेयरमैन उनको दे दिया, कमिटीज बन गई हैं, लेकिन ये माहौल इस तरह अगर चलता रहा तो कैसे होगी पार्लिमानी कार्रवाई? नहीं, कोई मसला नहीं है जी। अपोजिशन जब देखें, दो तरीके हैं, या तो हम एनआरओ करें और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी जो है उनके मुकदमात जो है उनसे हुकूमत पीछे हट जाए। दूसरा ये है कि हम इसके बाद असेंबली में अमन हो जाएगा। दूसरा ये है कि अपना हम ये जो कशमकश है ये जारी रहेगी। अब पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में है कि चाहे ये कशमकश जारी रहे, लेकिन हम ये जो मुकदमात हैं इनको सीरियसली आगे बढ़ाएं और उनको हम एक कतई तौर एनआरओ की जो बात कर रहे हैं फवाद साहब, आज आपने कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब अपने पार्लियामेंट लॉजेस में होते हैं और वहां पर 3 रेंजर्स की गाड़ियां हैं, वहां पे 3 मोबाइल्स हैं, इतना उनको प्रोटोकॉल दिया हुआ। ये प्रोटोकॉल हुकूमत है, वक्त नहीं दिया, आपने ही दिया ना, तो फिर शिकायत क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमने नहीं दिया हुआ। वहाँ पे जो है वो कुछ इधर उधर से और लिखवा लिखू के, एक तो नैब की कस्टडी है, नैब वाले जो है वो देखते हैं। तो इसी बात का तो रोना है। जो अमीर लोग हैं वो, ये मुझे आप बताएं, शहबाज शरीफ कितनी देर जेल रहे हैं? रोज़ाना अजाब पड़ा हुआ जी, उनको कैद कर लिए। साद रफीक का रिमांड, एक दिन रिमांड नहीं हुआ जो इसने अपनी तफ्तीश भुगती हो। अजीबो गरीब मुल्क में निज़ाम है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके फाइल हैं, अगर आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो जो मर्जी हो जाए वो आके बैठा हुआ है जी। मैं आपसे जरा एक और पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहा है और कागजों में गिरफ्तार है। बड़ी जबरदस्त पॉलिसी जो है मुतारिफ करवाई है हुकूमत ने, जो चेंज इन वीजा पॉलिसी है। 175 ममालिक के वीजा पे उनको ई वीजा की सहूलत होगी, 50 ममालिक को जो है ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के टूरिज्म के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जरा बताइएगा कि मजीद क्या किया जा रहा है इस हवाले से, ताकि बैरून मुल्क से लोग आए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के टूरिज्म को फायदा हो। जी शहजाद, ये वाकई एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है और इसमें जो हमारी तमाम जो इदारे थे उन्होंने जो मैं समझता हूँ किरदार अदा किया वो बहुत ही उनको खराज तहसीन देनी चाहिए। हमेशा से हम एक क्लोज डोर मुल्क थे जिनके लगता था कि बैरून मुल्क से आने वालों के लिए हम बिल्कुल पाबंद हैं, सलासल में हैं। अब हमने ये रिव्यू किया है,
66 मुल्कों को बिजनेस वीज़ा में शामिल किया है। बिजनेस वीज़ा का मतलब यह है कि दे विल गेट वीज़ा इन 3 डेज। 50 मुल्कों का जो टूरिज्म वीज़ा है वो हमने ख़त्म ही कर दिया है, यानी वो ऑन अराइवल वीज़ा जो है उस कैटेगरी में चले गए हैं। 175 मुल्कों को हमने ई वीज़े की सहूलत दे दी है। इसके साथ हम अपने जो वीज़ा स्ट्रक्चर फ़ी है उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसको हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं। सो इसके नतीजे में पाकिस्तान पहली बार ओपन होगा दुनिया के लिए। बड़ा अच्छा और शहजाद एक होगा। और आपको बताता चलूं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की एक और बहुत बड़ी जो प्रेजेंटेशन है उसकी मंजूरी दी है, जिसके बाद हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे तमाम यहाँ पे होते हैं बड़े बड़े मेले, उनको अब हम रिवाइव करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये आपने वीजा पॉलिसी तो ओपन की है, लेकिन सोसाइटी को भी ओपन करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सऊदी अरब जैसा कंजर्वेटिव मुल्क भी जिस आइलैंड पे, जिस इलाके में टूरिज्म को फरोग देना चाहता है, वहां पर वो लॉस तब्दील करके, अपने मुल्क के कवानीन को तब्दील करके वहां पे टूरिज्म को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी क्या लॉस चेंज होंगे? क्या सोसाइटी को भी ओपन किया जाएगा, या जो मामला चल रहे हैं उसी तरह ही चलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये शहजाद के ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमारा एक बड़ा चैलेंज ये है कि सोसाइटी में एक ओपननेस, एक वसत की सोच आनी ज़रूरी है। इसके बगैर मुआशी तरक्की तो हो ही नहीं सकती। और जिस तरीके से यहाँ पर हम कैमोफ्लेज करते हैं अपने हर मामले को, एक हम जहाँ पे जिसका बस नहीं चलता वो वहाँ पे दूसरे मामलात को ले आता, और उसको दूर करने के लिए आपकी बात बिल्कुल सही है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि जब इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोग आएंगे, तो खुद ब खुद भी एक वसत पैदा होगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें अभी तो देखिए बाहर से भी लोग किया जा सकता है, जैसे मैंने मिसाल दी कि सऊदी अरब जो है कुछ इलाकों में लॉस तब्दील कर रहा है ताकि वहां पे टूरिज्म को फरोग दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जरा उनसे पूछेंगे कि जिस किस्म की ऑपोजिशन ये इस वक्त कर रहे हैं, यही ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ जब करती थी तो नून लीग की हुकूमत तनकीद करती थी उस तर्ज ऑपोजिशन पे जो तहरीक इंसाफ कर रही थी, लेकिन आज ये वही काम कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ किया करती थी। इस पर बात होगी उनसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी तरह की ऑपोजिशन कर रही है जिस किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती थी। चाहे सानिया साहिवाल पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के इस्तीफों का मुतालबा हो या कौमी असेंबली से बाइकॉट, ये वही तर्ज अमल है जो माजी में तहरीक इंसाफ का रहा है, और आज नून लीग इसी तर्ज अमल की सियासत पर तनकीद कर रही है। 21 जनवरी 2019 को शहबाज शरीफ ने पहले बयान दिया कि सानिया साहिवाल पर सियासत नहीं की जाएगी, मगर 2 दिन बाद ही शहबाज शरीफ ने यू टर्न ले लिया और कौमी असेंबली के इजलास में तकरीर करते हुए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सानिया साहिवाल पर वजीर आजम इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। यही नहीं, नून लीग कौमी असेंबली से भी वॉकआउट का सिलसिला जारी रखे हुए है। अगस्त 2018 से अभी तक ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली के 43 इजलासों में से 10 का बाइकआउट किया है, जबकि सेनेट के 47 इजलासों में से 18 का बाइकआउट ऑपोजिशन कर चुकी है। ऑपोजिशन बार बार पार्लियामेंट से वॉकआउट कर रही है। अपनी हुकूमत में नून लीग तहरीक इंसाफ की इस तर्ज की ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाती रही है। अगर ये इकदाम उस वक्त गैर जमहूरी थे तो ये इकदाम जमहूरी कैसे हो गए? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा हुकूमत को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन असेंबली नहीं आएगा तो कायदे ऐवान भी असेंबली नहीं आएगा। हुकूमत और ऑपोजिशन की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। हालिया बयानात को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ और नून लीग ने आपस में रोल एक्सचेंज कर लिए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने आज ये कहा है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन असेंबली नहीं आएगा तो लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली नहीं आएगा। ये कैसे मुमकिन है? कैसे रोकेंगे इमरान खान साहब को असेंबली आने से? असेंबली ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों से चलती है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी वहाँ पर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। शोर होगा, हुल्लड़बाजी होगी, नारे लगेंगे और ऐवान मफलूज हो जाता है। ये हमने माजी में भी देखा है और अभी भी अगर हुकूमत का रवैया यही रहा तो यही चीज़ें होंगी और इससे बचना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये काम के असेंबली में क्या होता है, कैसे होता है, ये हुकूमत ज़रा दिल खुला करती है, दिमाग को वसी करती है और ये मामला चलता है। यहाँ पर गंगा कुछ उल्टी बह रही है। लेकिन उस दिन भी आप लोगों ने यही किया, शोर शराबा हुआ जिस दिन ये मिनी बजट पेश कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहां पर मौजूद थे। उस दिन आप लोगों ने तकरीरें की, नारेबाजी की, जिसके रिएक्शन में ये ट्वीट्स आए। तो इमरान खान साहब प्रोडक्शन ऑर्डर रोकें या ना रोकें,
वो तो आप फिर भी कर रहे थे उस दिन। जी, कोई शख्स सीट से नहीं उठा, किसी ने ज़ाती तनकीद नहीं की। अपोजिशन अपना मुजाहरा करती है। आज से 6 महीने पहले भी बजट हुआ था, जहाँ पर आपने देखा होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे उनका माइक भी खींच लिया गया था। कोई 20-30 लोग उन्होंने उनका घेराव यानी चंद इंच के फासले पर उनसे मौजूद हमने थे। दिखाया है शीरी मजारी जी, साहब वहां तो पर आ गई थी, वो बात मुराद यहाँ सईद नहीं साहब थी, जो है वो लड़ाई करने आ गए एक थे। बात हुई है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। ट्वीट का लहजा, ट्वीट का जो कंटेंट है, जो उसमें कहा गया, वो मामूली बात नहीं है। इसको अगर लाइटली लेंगे तो मैं नहीं समझता कि मुल्क में जमहूरियत चल सकेगी। कि एक शख्स जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, जो हुकूमत का हिस्सा है, जो प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट है, यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलता है ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, वो शख्स ये कहे कि मैं जेल में डाल दूंगा, तुम लोग ठीक नहीं हो, तुम्हें मैं अंदर कर दूंगा, तुम्हें मैं देख लूंगा, ये बदमाशी सियासत में नहीं होती। ट्वीट से एक ऐसे शख्स की जो कि पार्लियामेंट में नहीं है, आप कह रहे हैं कि जमहूरियत नहीं चल सकेगी? जी बिल्कुल, ये रवैया है हुकूमत का। ये अगर कोई आम आप करते रहे सारा दिन, मुझे कोई परवाह नहीं है। 100 आदमी और करते रहे, कोई परवाह नहीं है। एक हुकूमत, जो एक आदमी जो हुकूमती ओहदा रखता है, कैबिनेट के इजलास में बैठता है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, वो ये बात करेगा तो मैं कम से कम उसको बड़ा सीरियसली लूंगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब तो प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए आते हैं असेंबली, जी। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, जी। तो वो कह रहे हैं कि हम रोक देंगे अगर उन्होंने रवैया ठीक नहीं किया, या उनके चमचों का वर्ड उन्होंने यूज किया कि उन्होंने रवैया ठीक नहीं किया, तो हम प्रोडक्शन ऑर्डर रोक देंगे, जिससे वो असेंबली नहीं आ सकेंगे, वो जेल में रहेंगे। ये वो कह रहे हैं कि उनके कहने का मतलब था। लेकिन वजीर आजम तो प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए नहीं रोक सकते हैं, ये वो रोक सकते हैं। स्पीकर रोक सकते हैं। जी, स्पीकर उनके पार्टी के हैं। स्पीकर उनके मातहत हैं, इसका मतलब हुआ। स्पीकर हमारा जो हाउस का कस्टोडियन होता है, वो एक अनइलेक्टेड आदमी के मातहत है। ये मामूली बात है। एक अनइलेक्टेड आदमी कह रहा है मैं ये काम नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, तुम फलाने हो, ढींगे हो। मैं क्या एक आम आदमी बात करे कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर करे कोई बात नहीं है, लेकिन हुकूमत को ओहदेदार, तो फिर जरा जमहूरियत को प्रॉब्लम होते हैं। इस हवाले से आज आपकी स्पीकर साहब से मुलाकात भी हुई है, तो उन्होंने ऐसा इशारा दिया है कि वाकई प्रोडक्शन ऑर्डर्स रोके जा सकते हैं। हमने ये बात फ्लोर पर उठानी थी। देखिए, हर चीज रोकी जा सकती है, ना करें प्रोडक्शन ऑर्डर। हमने कोई भीख तो नहीं मांगनी, ये हक है। आप बाइकॉट कर देते हैं, भीख तो नहीं मांगते, ब्लैकमेल तो करते हैं। यही तरीका, ब्लैकमेल नहीं होता। ये हक है, हक है। एक शख्स नुमाइंदगी कर रहा है, आपने उसको कन्विक्ट नहीं किया, आपने इल्जाम, वरना पूरी असेंबली कल अंदर होगी। हुकूमत तो है ना, आप किसी पे इल्जाम लगाकर अंदर कर देंगे जो बात करेगा। इसलिए ये एक प्रोटेक्शन होती है रूल्स के अंदर, पार्लियामेंट ट्रेडिशंस में चलती है कि हुकूमत ये रवैया ना अपना सके। और आज हुकूमत थ्रेट कर रही है। ये बड़ी एक अजीब कैफियत, मैंने 32 साल में ये कैफियत पाकिस्तान की पार्लियामेंट कम से कम नहीं देखी। और खासतौर पे एक ऐसी जमात जो कि ऑपोजिशन में थी, जिन्होंने बड़ा एग्रेसिव ऑपोजिशन की है, पार्लियामेंट के अंदर भी की है, पार्लियामेंट में बाहर भी की है। और किसी शख्स को धमकी दी गई उस जमाने में, किसी शख्स को अंदर किया गया। सही 5 साल में एक शख्स का बता दें। लेकिन देखें, जिस किस्म की सियासत उन्होंने की ऑपोजिशन में रहकर, उस पर बड़ी तनकीद भी हुई है, और खासतौर पे आप लोगों ने तनकीद की है। अब आप लोगों से तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो 90 की सियासत पीछे छोड़कर आए हैं, जो एक दूसरे के साथ पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने किया, उससे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आप भी ऑलमोस्ट उसी किस्म की ऑपोजिशन कर रहे हैं जैसे तहरीक इंसाफ ने की, जिस पर आप तनकीद करते थे। बिल्कुल, ये स्पीकर साहब का काम है कि ये चीजें ना हो। स्पीकर साहब का रवैया हाउस में क्या होगा, क्योंकि आप जाकर देख लें, यहां पहल हुकूमत से होती है। ये पहली हुकूमत है जो पहल करती है हमला करने में, गाली देने में, जो बदतमीजी करने में। आप वजीरों का रवैया देख लें, और ये सब फ्लो करता है वज़ीर आज़म के दफ्तर से। जब वज़ीर आज़म इनकरेज करेगा इन चीज़ों को, वो ड्यूटीज लगाएगा कि तुमने ये बात करनी है, तुमने ये एग्रेसिवली बात करनी है, तुमने फलाने को गाली देनी है, फलाने को नीचा दिखाना है, तो फिर ये माहौल पैदा होगा। इमरान खान यही कहते थे वैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में कि खुद तो वो ऐसी बातें नहीं करते, अपने दूसरे लोगों से करवाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि नईम उल हक साहब ने ये बातें जो है वो इमरान खान से करवाई हैं। आपके सामने किसी स्पेशल असिस्टेंट ने इमरान खान के बारे में या वजीर ने बात की हो विदाउट एनी प्रोवोकेशन? आप जाते हैं टीवी प्रोग्राम में, फ्लोर पर बात होती है, एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज होता है, एग्रेसिव भी होता है। ये बातें उस दिन होना जरूरी थी। सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा पहले इमरान खान को, फिर ये कहा कि बुज़दार साहब वॉशरूम भी नहीं जा सकते, उनको इजाजत लेनी पड़ती है। ये उस दिन माहौल था बात करने का, बजाय इसके कि बहस होती फाइनेंस बिल पे जिस पे अमेंडमेंट आ रही थी। बेहतर नहीं होता? ये पार्लियामान के तरीके होते हैं, ये बड़ी बिनाइन बातें हैं, ये तनकीद का तरीका होता है, ये नोक झोंक होती है।
आप किसी को गाली नहीं निकालते, आप किसी की हद तक नहीं करते, आप किसी को थ्रेट नहीं करते। अपोजिशन के यही टूल्स होते हैं अपोजिशन के पास। वो कहते हैं यार, और ये कहा गया बुज़दार साहब के बारे में, उन्होंने कहा कि वो बड़े टैलेंटेड आदमी हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हकायक अब सारे सामने आ गए। तो तनकीद सर, अगर ये नोक-झोंक होती रहती है तो फिर क्या वजह है कि नेशनल असेंबली के 43 इजलास में से ऑपोजिशन 10 का बॉयकॉट कर चुकी है? कभी कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया, कभी कहते हैं पीएसी चेयरमैन नहीं बनाया, कभी कहते हैं फला वजीर ने गाली दे दी या फला कुछ कह दिया, आप लोग वॉकआउट कर लेते हैं। और तकरीबन 50% सेनेट के जो इजलास हुए हैं 37 में से 18 उसका ऑपोजिशन बाइकआउट कर चुकी है। तो अगर ये मामूली नोक झोंक है तो दोनों को बर्दाश्त करना चाहिए, आप भी करें और पीटीआई भी करें। नोक झोंक असेंबली के अंदर आप करें, बर्दाश्त होती है। जब असेंबली से बाहर से थ्रेट्स आप शुरू कर देंगे, जिन लोगों का ताल्लुक नहीं है असेंबली से, जो प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट हो, वो थ्रेट करे लीडर्स ऑपोजिशन को, ये छोटी सी बात है। आपस में असेंबली के अंदर बिल्कुल बातचीत होती है। और मैं फिर ये कहूंगा कि अगर हमने गिनना ही है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात का इतराफ करता हूं, लेकिन आप असेंबली में देख लें इनिशिएट कौन करता है, कैसे होता है, सेनेट में क्या होता है। तो कभी कहते हैं वो इनिशिएट किया, वो कहते हैं आप इनिशिएट करते हैं, तो कोई ना स्पीकर कोई साहब का काम है कि इसको मॉडरेट करें, ये चीजें ना हो, एक्शन लें। और सेनेट में जो बात होती है, सेनेट में आप रवैया जाकर वज़रा का देख लें कि वज़रा ने क्या क्या बातें की हैं सेनेटर से, किस तरह उन्होंने उनको एंटेगनाइज किया है। ये नून लीग की कोई पॉलिसी है कि इजलास नहीं होने देना है, बायकॉट करना है, हुकूमत पे प्रेशर डाले ताकि हुकूमत मजीद दबाव में आए? ये कोई पॉलिसी कर रहे हैं? ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं होती। पॉलिसी यही होती है कि इजलास चले, अपोजिशन को बोलने का मौका मिले। आज तक इस असेंबली के किसी इजलास में, 6ठा महीना है, एजेंडा पूरा नहीं हो सका, एजेंडा इनिशिएट भी अक्सर नहीं होता। तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि हम पहले भी कहते थे, उनके जो हॉक्स हैं वो कह रहे थे कि हम पहले भी कहते थे आप पीएसी चेयरमैनशिप भी इनको दे देंगे तब भी ये सेशन नहीं चलने देंगे। देखें, पीएसी चेयरमैनशिप एक नॉन इशू था। सारी अपोजिशन ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो, 2 असेंबलियों से चला आ रहा है, आपने कहा नहीं मैं नहीं होने दूंगा, फिर हुआ। तो यही बात जरा दिल खुला करें, दिमाग को वसी करें और इजलास को चलने दें। इजलास का चलना अपोजिशन, हुकूमत, जमहूरियत, पार्लियामान के लिए ज़रूरी होता है। अगर वॉकआउट होता है उसकी वजूहात होती हैं, हम कभी प्लान करके नहीं आते। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस ऑपोजिशन सियासत को आप तनकीद का निशाना बनाते थे जब तहरीक इंसाफ करती थी, और अब ऐसा लगता है कि नून लीग वो खुद ही कर रही है, उसकी एक मिसाल साहिवाल का इंसिडेंट भी है। शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं होगी, 2 दिन बाद आकर उसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार, वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा दे दें। अब ये इसी किस्म के मुतालबे आपको याद है कि तहरीक इंसाफ भी करती थी, यही मुतालबात आप भी कर रहे हैं, तो एक जैसी सियासत नहीं? तो ये बातें सुननी पड़ती है ना, हमने भी सुन ली, अब वो भी सुन ले। ये होता है, ये सियासत का हिस्सा है। ये आपने एक गलत बात कही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद आप पे वापस की कि आप भूल गए, आपने ये फरमाया था, अब उसी को इम्प्लीमेंट कर दे जो आप चाहते थे। तो क्या हर चीज पे आप याद दिलाते रहेंगे, सबक सिखाते रहेंगे, या इस किस्म की ऑपोजिशन करेंगे जिससे मुल्क को फायदा होगा? क्योंकि अगर वही ऑपोजिशन करनी है जो उन्होंने की है, आप खुद कहते रहे जमहूरियत को नुकसान होगा, पार्लियामेंट को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा, तो अब आप लोगों ने फैसला करना है कि वो सियासत करनी है जो वो करके गए, या ऑपोजिशन बराए उस सियासत को याद दिलाना पड़ता है कि आपने क्या कहा था, ताकि अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो दूसरा मिनी बजट पेश किया है या जो फाइनेंस बिल में दूसरी अमेंडमेंट की है, उससे बिजनेस कम्युनिटी खुश है, सरमाएदार इन्वेस्टर्स खुश हैं कि इससे बिजनेस ग्रोथ होगी पाकिस्तान में। और शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए जरूरी भी था, क्योंकि पिछले 5 माह में हमने देखा है जो ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन नजर आया है। बिजनेस कम्युनिटी परेशान थी कि फैसले नहीं लिए जा रहे, परेशान थी कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो पाकिस्तान की मईशत को कहां लेके जाएगी। तो उस हवाले से ये बजट अच्छा तस्वुर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे ग्रोथ में इजाफा होगा। लेकिन अहम सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अपना रेवेन्यू टारगेट कैसे अचीव करेगी, क्योंकि इस बजट से भी 6.8 अरब रुपए का नुकसान होगा रेवेन्यू को। तो हुकूमत रेवेन्यू टारगेट कैसे अचीव करेगी, जिसमें ऑलरेडी पहले 6 माह में शॉर्टफॉल देखा जा रहा है। साथ ही हुकूमत को अपना फिस्कल डेफिसिट कर्टेल करना है और टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है। ये बड़े चैलेंजेस हैं जिनको इस मेरी बजट में एड्रेस नहीं किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू हम्माद अजहर साहब। हम्माद अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने ये जो बजट पेश किया है, इससे बिजनेस कम्युनिटी तो बहुत खुश है, वो कहते हैं कि इससे बिजनेस को फायदा जरूर होगा, लेकिन क्या ये जरूरी इसलिए था आपकी हुकूमत को पेश करना क्योंकि पिछले 5 माह में
बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है। आपकी हुकूमत ने बहुत सारे फैसले वक्त पे नहीं किए, एक जो सेंटिमेंट था वो नेगेटिव हुआ बिजनेस कम्युनिटी का, इसलिए जरूरी था कि उस सेंटिमेंट को पॉजिटिव करने के लिए आप इस किस्म का बजट पेश करते हैं। देखें, एक तो ये जो अनसर्टेनिटी वाला लफ्ज़ है, गैर एतमादी वाला, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ और ओवर स्टेट हुआ है। जब हमने हुकूमत संभाली तो खसारे बहुत ज़्यादा थे, ज़रूरी था कि हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करें। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपनी मईशत के अंदर डिमांड को कम कर रहे हैं, उससे आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन होती है। ये जो हमारे मेजर्स हैं ये सप्लाई साइड को एड्रेस करने के लिए हैं, यानी कि आपकी जो अपनी लोकल मईशत है उसकी सनतों के लिए, उसके कारोबारों के लिए, उसके किसानों के लिए, कि उनको वो मौके फराहम किए जाएँ, उनको वो रिलीफ्स फराहम की जाएँ कि वो अपनी पैदावार को बढ़ाएँ, ताकि जो स्टेबलाइजेशन से आपका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है मईशत के अंदर, वो यहाँ से कुछ हद तक सेट ऑफ हो सके। एक जो बुनियादी इशू है वो अब तक मौजूद है, इस बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया है कि जो माली खसारा है उसको कैसे कम किया जाएगा, जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं उसको कैसे मीट किया जाएगा, इसका जिक्र नहीं है। बल्कि इस बजट से जो आपने मिनी बजट पेश किया है, जो अमेंडमेंट है, इससे 7 अरब रुपए तक का नेट लॉस होगा रेवेन्यूज में। तो कैसे फिर अपना हदफ पूरा करेंगे आप? देखें, जो हमारा हदफ है वो तो तकरीबन 4400 अरब है, 4398 अरब है इस साल का, और इंशाल्लाह ताला हम वो पूरा करेंगे। अलबत्ता कि पहले हाफ में उसमें कुछ शॉर्टफॉल आई है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को हमने पास ऑन किया है, और टेलीकॉम सेक्टर से जो टैक्सेस हैं वो नहीं आ रहे, स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बावजूद इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगले 6 माह में इसको कवर करेंगे। इस बजट का मकसद रेवेन्यू का, ये इस रिफॉर्म्स पैकेज का मकसद रेवेन्यू जनरेट नहीं था। जो हम अक्टूबर में बिल लाए थे, हाँ, उसका मकसद ये था, उससे हमारी कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट भी हुई। पिछले साल की बनिस्बत 5% रेवेन्यू ज़्यादा भी आ रहा है FBR को। तहरीक इंसाफ का मंशूर ये है कि 5 साल में 8000 अरब रुपए ने इकट्ठा करना है। इस साल का टारगेट 4400 अरब रुपए है, जो कि नून लीग ने सेट किया था। आपने कहा था ये पूरा करेंगे, आप कह रहे हैं इंशाल्लाह ये हो जाएगा। लेकिन जब आप खुद कहते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे गई, वहां पे आपको लॉस हुआ, टेलीकॉम सेक्टर पे टैक्सेस इस वक्त नहीं है, 100 पे 100 का बैलेंस मिल रहा है, तो वहां पे नुकसान हो रहा है, तो ये कैसे पूरा करेंगे? ये मैजिकल नंबर कैसे अचीव करेंगे? रेवेन्यू जो है ना, वो आपकी मईशत का पहिया जब चलता है और सही चलता है तो तब जनरेट होता है। अभी तो हम स्टेबलाइजेशन में हैं, यानी अभी हम अपने जो उससे भी नुकसान होगा आपके रेवेन्यू टारगेट्स। बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि थोड़ी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। अभी तो हम अपने खसारे कंट्रोल कर रहे हैं, अभी हम स्टेबलाइजेशन में हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे खसारे कम होते जाएंगे, जो कि हो रहे हैं, और हमें स्पेस मिलती जाएगी कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं। क्या टारगेट है आपकी ग्रोथ का? ग्रोथ तो अभी हम देखेंगे, मेरा ख्याल है कि फिलहाल जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 4-4.5% के करीब हैं। जैसे मैंने कहा, आपका टारगेट 8000 अरब है, उसके लिए जरूरी ये है कि आपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है। इस टैक्स बेस के साथ आप नहीं आगे बढ़ सकते। 14 लाख लोगों ने टैक्स फाइल किया है, शायद इसमें कुछ इजाफा देखा गया है पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर एक इस्लाहात हो और रेवेन्यू में इजाफा हो। क्या कर रहे हैं उसके लिए? एक पायलट प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टैक्स एवेजन है वो आपके रिटेल सेक्टर में है, छोटे दुकानदारों में। इनके लिए हम एक सादा सी स्कीम लेके आएंगे, इस्लामाबाद से शुरू करेंगे, टैक्स रिटर्न की भी और टैक्स के रेट्स की भी, जो इनके साथ बाहमी रजामंदी से तय होएगी। जो हमें उसका नतीजा यहाँ पे मिलेगा, अगर उसमें कोई इस्लाहत करने की ज़रूरत है वो भी करेंगे, उस तजर्बे से हम देखेंगे, उसको फिर हम पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। इस साल हमें 34% इनकम टैक्स रिटर्न्स में इजाफा मिला है। हमारा बेस इतना छोटा है, 11 लाख से 14 लाख अगर आप आ जाए तो 30% का इजाफा होता है। बिल्कुल वैसे ही है कि एक सियासतदान ने कहा कि मैंने 100% स्कूल बढ़ा दिए अपने इलाके में। उनसे पूछा कि पहले कितने स्कूल थे, उन्होंने कहा पहले 1 था, अब 2 हो गए, तो 100% का इजाफा हुआ है। क्योंकि हमारा बेस इतना छोटा है, तो 14 लाख पर आप आके कहते हैं कि 30% का इजाफा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। FBR का एक नोटिस भी है, उन्होंने कहा इमरान खान के डायरेक्टिव्स पर जो बिजनेसमैन जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम का इस्तेमाल किया था उनको हरासा करना बंद किया जाए FBR और FIA की जानिब से। ये किसके लिए नोटिस आया है? तमाम लोगों के लिए जिन्होंने एमनेस्टी में हिस्सा लिया था, या बिलखसूस अलीमा खान साहिबा के लिए? नहीं, ये तमाम लोगों के लिए, और उसकी वजह है ये एमनेस्टी स्कीम आई थी और इसकी हमने तनकीद की, हमारे लीडर ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन अब ये कानून का हिस्सा है, अब ये आइन का हिस्सा है। पिछले को 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग चेयर की, जिसमें कारोबारी तबके के नुमाइंदे भी शामिल थे। उन्होंने मुख्तलिफ फीडबैक्स दी मुख्तलिफ महकमों के लिए। उनमें से एक फ़ीडबैक ये थी कि जो लोग लेजिटिमेटली अपनी एमनेस्टी स्कीम को यूटिलाइज़ कर चुके हैं, उनको अब आप तंग कर रहे हैं, तो अगर आज आप कोई कदम उठाते हैं, हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसलिए रियासत के जो क्रेडिबिलिटी है उसको सामने रखते हुए ये नोटिस दिया गया कि इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है एमनेस्टी को, इसको ना छेड़ा जाए। सही, लेकिन मैं ज़रा सुनवाना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था जब ये एमनेस्टी स्कीम आई थी। और उन्होंने सिर्फ तनकीद नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जब हमारी हुकूमत आएगी 2018 के बाद, तो आप देखेंगे कि हम तहकीकात करेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने एमनेस्टी हासिल की है। क्या कह रहे थे इमरान खान साहब, सुनिए जरा। इनको कोई शर्म नहीं आई कि 45 दिन पहले
इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को एमनेस्टी दे दो। ये डाकू जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, जिसमें सब शामिल है, नवाज शरीफ शामिल है, शहबाज शरीफ शामिल है, आसिफ जरदारी शामिल है, इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफ़ेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा वाइट हो जाएगा। ये आप दे रहे हैं एमनेस्टी स्कीम, हम आके इसको रिसेंड करेंगे, हम सारों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम सारों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इलेक्शन जीत के ये मौकिफ था, उस मौकिफ को दुरुस्त समझूं या अब जो वो कह रहे हैं कि हरासा करना बंद करें, ये मौकिफ दुरुस्त है? देखें, अभी मौजूदा तो हमारे पास कानूनी इख्तियार ही नहीं है कि हम इसको खोल सकें। आपको पता है कि इसके लिए तरमीम लानी पड़ेगी कानून में। हमारे पास सेनेट में तो मेजॉरिटी है नहीं ये। और जो वो बात कर रहे हैं ऑप्शन तो फिर करते तहकीकात कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन अभी हमारे पास कानूनी कवर नहीं है। जो इमरान खान साहब बात कर रहे थे उस वक्त वो ठीक है। देखिए, मैं आज भी समझता हूँ कि 5 साल की मुद्दत के बिल्कुल आखिर में अगर आप एमनेस्टी स्कीम लेके आते हैं तो ऐसे ही महसूस होता है कि जो 5 साल में आपने काला पैसा कमाया है उसको वाइट किया जा रहा है। उस वक्त चांसेस बड़े ब्राइट थे तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने के। तो जब अप्रैल में वो ये बात कर रहे थे, ये तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आके इन्वेस्टिगेट करेंगे, बहुत सारे लोगों जिन्होंने शायद इस एमनेस्टी से फायदा ना उठाया हो इस डर से कि इमरान खान साहब आके तहकीकात करेंगे, तो इससे तो नुकसान हुआ है। फिर नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे कि ये एमनेस्टी स्कीम को अच्छी स्कीम थी या इसको होना चाहिए था। आया है इससे। पैसा अगर आया, आपकी हुकूमत भी कंसिडर कर रही है एमनेस्टी लाने के लिए और शायद 5 साल में लानी पड़े आपको भी एमनेस्टी। फिलहाल तो मेरे पास ऐसा कोई एफबीआर में प्रपोजल नहीं आया, लेकिन क्योंकि उनकी इमरान खान साहब ने अपनी राय दी इस एमनेस्टी के बारे में कि 5 साल के अखीर के पीरियड में आप ला रहे हैं, और उस आखिर में जब आप ला रहे हैं 5 साल के, तो ऐसे ही महसूस होता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स जो अपना काला पैसा कमाया है, कारोबारी लोग नहीं, पब्लिक ऑफिशियल्स ने जो अपना काला पैसा पिछले 5 साल में कमाया है, उसको वाइट करने के लिए तो जाहिर है शक व शुबहात तो आएंगे। एमनेस्टी स्कीम जो ये थी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए तो थी नहीं। इमरान खान साहब माजी अपने में नाम पे तो होता भी नहीं शहजाद, पब्लिक ऑफिस होल्डर, आपको भी पता है कि अपने नाम पे तो ऐसे काम नहीं होता। यहाँ पे तो इस कानून में लिखा हुआ है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा उसकी ना स्पाउस, ना उसकी बीवी, ना उसके बच्चे, ना उनका शौहर, मतलब लेकिन फालूदे वाला हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, नौकर हो सकता है, लेकिन जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं वो नहीं ले सकते। तो ये ब्लड रिलेटिव्स नहीं, आपने देखा जो फेक अकाउंट्स पकड़े जा रहे हैं वो तो किसी नौकर के नाम पे, किसी मुलाजिम के नाम पे, किसी ड्राइवर के नाम पे। आपको पता है कि किस तरह के यहाँ पे काला धन को वाइट किया जाता है, अपने नाम पे, घर वालों के नाम पे। अगर आप कह रहे हैं इमरान खान साहब उस वक्त सही बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे जिन्होंने एमनेस्टी से फायदा लिया ये डाकू हैं, ये चोर हैं जो फायदा लेते हैं। तो अलीमा खान साहब ने भी लिया है। जो आप इल्जाम लगा रहे हैं फालूदा वाला या किसी और के अकाउंट में रख दिए, यही इल्जाम तो इमरान खान के ऊपर भी लग रहा है कि उन्होंने अपना पैसा अलीमा खान के अकाउंट में रखवाया है। नहीं, ये तो कोई या तो साबित करे ना कि मनी ट्रेल दें कि जी इमरान खान का पैसा जो है वहां पे गया है, ऐसी बात भी नहीं है। कैसे होगा? अलीमा खान देखें, अलीमा खान जो है वो एक इंडिपेंडेंट खातून है, शादीशुदा खातून है, वो खुद जवाब दें इस चीज़ का, हम तो उनका जवाब नहीं देंगे। हम हाँ, अगर हमारे किसी ऑफिस होल्डर की मनी ट्रेल निकलती है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग निकलती है, उसका हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात की, मैं समझता हूँ वो आज भी ठीक है। कैसे पता चलेगा कि किसने अपना काला धन रखवाया है, किसने अपना ब्लैक मनी जो है वाइट करवाया है, या करप्शन या क्राइम प्रोसीड्स का पैसा वाइट करवाया है, जब आप लोगों ने कह दिया कि एफबीआई तहकीकात नहीं करेगा? कैसे पता चलेगा? एफबीआई तहकीकात कर सकता नहीं है, इवन अगर हम चाहें भी। हम हुक्मरान ज़रूर हैं लेकिन हम कानून से बालातर नहीं हैं, हम आइन और कानून के ताबे हैं। अब ये इसको एक लीगल कवर हासिल है, कोर्ट्स ने भी इसको लीगल कवर दिया हुआ है, हम इसको कैसे देख सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।